हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, कैसे हैं आप सभी। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे IIT 2023 के जो PYQs आए हैं उनके सॉल्यूशंस को डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कैसी क्वेश्चन अप्रोच करनी है। तो ये वीडियो कंप्लीट 2023 में जो PYQs आए हैं फिजिक्स के, उससे रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसके अलावा मेरे द्वारा कहीं भी गलती हुई है तो वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u फ्रॉम हाइट h। तो h हाइट से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, आप देख सकते हैं, और बॉल इवेंचुअली हिट द ग्राउंड विद स्पीड v। और जब नीचे आएगी बॉल तो वो v स्पीड से जो है ग्राउंड को हिट कर रही है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है, और ए रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी एंटायर ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो कंप्लीट जो टोटल पाथ कवर किया है उसमें एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी कि हमें ऊपर गई है वो टाइम कितना लगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और नीचे आते टाइम भी टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना लगा वो काउंट करके और हमें एवरेज स्पीड निकाल लेनी है। तो जब ऊपर गई है तो उस टाइम पे देखो क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना टॉप पे वो 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी थी u, और इसने लेट की कवर किया है s1 डिस्टेंस, ऐसा हमने मान लिया। तो 0 माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 और माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है इसलिए। तो S1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टॉप पर से शुरुआत हो रही है तो वो 0 हो गई। और 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच प्लस S1 है, ये माइनस जो है कंप्लीट के बाहर है। क्यों है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना इस बार वो डाउनवर्ड है और हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसलिए। तो टोटल डिस्टेंस आते टाइम कितना कवर करेगी, वो जो h हाइट थी वो भी कवर करनी है, और S1 जो ऊपर वो गई थी वो भी कवर करना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर टोटल टाइम की बात करें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या थी, एंटायर बात के लिए। तो वो हमने इक्वेशन लगाई तो हमारा टाइम आ गया। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, क्योंकि v डाउनवर्ड है तो v को माइनस में लेके चलेंगे। अब आगे बोल क्या है कि अब हमें h निकालनी है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एंटायर देख सकते हो आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा ऑप्शन दे रखे हैं वो u और v की टर्म में है, h यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जब वो h हाइट से ऊपर गई और वापस आई तो दोनों टाइम पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो नीचे ही था, और कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं काम कर रहा। तो ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा तो जितनी स्पीड से वो ऊपर गई थी शुरुआत में, तो नीचे जब आ रही होगी तो सेम स्पीड रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली h हाइट जब वो नीचे आ रही है, h हाइट के ऊपर से नीचे आ रही है तब के लिए इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u ही। तो v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी और माइनस h। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाली और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस रखा, टोटल टाइम रखा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमको बोल रहा था। अब देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं दो क्यूब हैं, दोनों की इन्होंने वॉल्यूम सेम बोली है, डायमेंशन सेम है, यानी कि उनकी वॉल्यूम सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल के बने इसलिए उनकी डेंसिटी अलग अलग है, रो ए और रो बी। और हमने वाटर की डेंसिटी को रो डब्ल्यू मान लिया, आप देख सकते हैं। अब कह रहा है कि क्यूब ए फ्लोट इन वाटर विद फ्रैक्शन एन ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड। कह रहा है जब हमने ए को पानी में डाला तो उसकी एनथ वो फ्रैक्शन थी ना वॉल्यूम की, वो जो है इमर्ज हो गई यानी डूब गई है, बाकी की बाहर है। तो होगा क्या, जैसे ही हमने उसको डाला था पानी के अंदर तो जब एनथ वो फ्रैक्शन डूब गई होगी तो क्या होगा, बैलेंस हो गए होंगे बाउंस फोर्स भी और mg जो ग्रेविटी लग रहा है, तभी तो वो वहाँ पर जो है फ्लोट कर रहा है आधा। मान लो कि एनथ फ्रैक्शन जो नीचे थी बाकी की ऊपर है तो वो वहाँ पर फ्लोट कर रहा है। तो
बाउंड फोर्स जो होता है वो क्या होता है आपका रो वी जी, जहाँ पर रो लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, वी जो होता है वो वॉल्यूम कितनी इमर्ज हुई है पानी के अंदर, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो वॉल्यूम इमर्ज गाइज ये नहीं आएगा, वो आएगा वी एन। क्यों? क्योंकि nth फ्रैक्शन है, तो nth फ्रैक्शन क्या होगी वी एन की, v की nth फ्रैक्शन होगी वी एन। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड हो गया वी एन। तो पहले केस में क्या होगा, एम जी जो होगा वो रो वो वाटर वी एन इंटू जी, और एम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हम ब्लॉक ले रहे हैं या क्यूब ले रहे हैं वो ए ले रहे हैं, तो एम को लिख सकते हैं रो ए इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम को ये लिख दिया, और ये इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो रो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एन टाइम रो ए। आगे हमें क्या चाहिए गाइज, आप देख सकते हैं हमसे पूछा है रेशियो ऑफ रो बी बाय रो ए, तो हमें अब रो बी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रो डब्ल्यू और रो ए। तो देखो आगे इसने बोला है कि जब हमने क्यूब बी को क्यूब ए के ऊपर रख दिया ना, तो तब क्या हुआ कि क्यूब बी तो पूरा डूब गया, लेकिन क्यूब ए उसके ऊपर रखा हुआ तैर रहा है, यानी कि क्यूब ए पूरा पानी के अंदर है और क्यूब बी उसके ऊपर एज इट इज रखा हुआ है। तो अब जो वॉल्यूम इमर्ज्ड होगी वो क्या होगी, पूरा क्यूब ए है वो, यानी वी वॉल्यूम इमर्ज हो गई है अब। तो तब क्या होगा, तो ऐसा सिनेरियो बनेगा कि बाउंस फोर्स जो होगा वो इस बार भी एम जी के बराबर होगा, लेकिन इस बार जो मास है वो एम ए नहीं है, इस बार मास है वो एम ए प्लस एम बी दोनों लेंगे हम। क्यों? क्योंकि पूरा जो हमारा सिस्टम है वो ए और बी से मिलके बना है, तो टोटल मास एम ए प्लस एम बी इंटू जी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू वी जी। वी इमर्ज्ड जो है इस बार वो वी ही है, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम ए का इमर्ज्ड है। आप समझ गए होंगे। तो मैंने मास को इन टर्म्स ऑफ रो ए वी ना रो ए वी और रो बी वी की टर्म में रख दिया, और यहाँ से हमने एक रिलेशन हमें मिल गया रो ए प्लस रो बी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू। अब मैं ये जो रो डब्ल्यू आया था इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये देख सकते हैं आप, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमको चाहिए कि रो बी बाई रो ए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को रो ए से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, और फर्दर आप जब वन को इस साइड लेके जाओगे तो आपको आंसर ए मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो आया है वो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस के आगे रखा हुआ है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, जिसका मैग्निफिकेशन जो है 2 दे दिया, डबल साइज है यानी कि मैग्निफिकेशन 2 है। कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस से क्लोज ले गए हैं तो इमेज जो शिफ्ट हुई है ना वो 8D शिफ्ट हो गई, जो पहले इमेज थी ना उससे 8D डिस्टेंस दूर शिफ्ट हो गई है। तो कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन फाइनल सेटअप में वो क्या होगा। इनिशियली तो 2 है, लेकिन जब बाद में ये सेटअप कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं पहले मैग्निफिकेशन 2 था, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन होता है माइनस में लेते हैं हम, तो और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -v/u, ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ से v जो आ गया हमारा 2u आ गया हमारा। अब देखो ये हमने लेंस फार्मूला है हमारे पास, क्यों यूज़ करें लेंस फार्मूला, ताकि हम फोकल लेंथ निकाल सकें और फिर बाद में क्या करें, नए हमारे पास v और u आ गए क्योंकि हमने चेंज किए, और फोकल लेंथ हम पहले वाले से निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम एक रिलेशन फाउंड कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं 1/f को मैंने पॉजिटिव ले लिया, 1/v को भी पॉजिटिव लिया, लेकिन 1/u को यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है। रीज़न क्या है कि जो f है और v है वो दोनों राइट साइड हैं और u है वो लेफ़्ट साइड से हमारी रे आ रही हैं, तो इसलिए u को मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो जैसे ही मैंने रखा फॉर्मूले में, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2u, v की जगह तो ये रखा, और 1/u की जगह u की वैल्यू रखी -u, तो ये जो माइनस था फॉर्मूले में ये प्लस बन गया, यहाँ से f की वैल्यू आ गई। अब देखो न्यू u क्या आया, u -d, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारी डिस्टेंस थी, जो मान लो कि ये आपका लेंस है, तो इससे जो डिस्टेंस थी वो u थी पहले। अब आपने इसको d लेंस की तरफ ले गए हो, तो जो डिस्टेंस अब बची वो u -d बच गई, और ऐसे ही जो आपकी v आएगी ना वो क्या थी, ओरिजिनली 2u थी, लेकिन बाद में आपने 8D जो है वो खिसका दी है, दूर खिसक गई है मिरर से, तो +8D करेंगे आप, और इसको फिर दोबारा से वैसे ही फॉर्मूले में आप रखोगे
वही साइन कन्वेंशन के साथ। तो आपका यू यहाँ से सॉल्व करने पे 6D आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो यू न्यू क्या आ जाएगा, जब हमने अभी फॉर्मूला देखा ना, यू न्यू क्या था, यू माइनस डी, तो 6D माइनस डी क्या हो गया 5D। और जब यहाँ पर वी न्यू के फॉर्मूले में आप यू की वैल्यू रख देंगे तो 20D आ जाएगा। तो यहाँ से एम न्यू क्या आ जाएगा, माइनस वी बाई यू होता है, तो रखेंगे तो -4 आ जाएगा। हमें ओनली मैग्नीट्यूड बताना है तो वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज फ्रीक्वेंसी। ये जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आया है, इसमें जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है उससे क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने मान ली वी टी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो व्हीसल ट्रेन ने हॉर्न जो है ब्लो किया अपना, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी निकली है वो एक स्टेशनरी डिटेक्टर था प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको सुनाई दी थी, वो है म्यू। ये म्यू से डिनोट कर रखा है तो ये 1 है। उसके बाद म्यू 1 से डिनोट कर रखा है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम व्हीसल्स डिटेक्टेड इनसाइड अनदर ट्रेन मूविंग। एक अनदर व्हीसल है, नहीं अनदर डिटेक्टर है किसके अंदर, एक अलग जो कोई ट्रेन आ रही है, वो सामने से आ रही है, जो ये ट्रेन जा रही थी उसके सामने से एक ट्रेन आ रही है, उसने जो डिटेक्ट की ना फ्रीक्वेंसी, वो म्यू 2 डिटेक्ट की है। तो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ जो फर्स्ट ट्रेन है वो है वी टुवर्ड, नहीं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन है वो है वी टुवर्ड्स फर्स्ट ट्रेन। तो इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज टेकन टू वी साउंड, देन वी बाय वी साउंड का रेशियो बताना है। यानी कि जो ट्रेन नंबर जो सेकंड हमारी उसकी स्पीड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो हमको बताना है। ये डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आया है आपका। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमने जो फ्रीक्वेंसी हर्ड की किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो कितनी की होती है, वो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा रहता है। साइन कैसे लेते हैं गाइस, साइन कन्वेंशन मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि जिस तरफ भी वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, अगर हमारे सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों ही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, और अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड के अपोजिट जा रहे हैं वो, तो उस केस में हम लेंगे पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा उस डायरेक्शन में लेनी है जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर सुन रहा है उसको, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है उस डायरेक्शन में लेनी है। देखते हैं कैसे लेनी है वो आपको मैं बताता हूँ। ये हमने सारी चीज़ें मान लिए, आप देख लेना कैसे कैसे। तो अभी देखो म्यू 1 जो है फ्रीक्वेंसी 1 है, जो कि डिटेक्टर जो कि स्टेशन के ऊपर था उसने सुनाई दी है, वो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस, यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है 0 क्योंकि वो स्टेशनरी है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ऐसा क्यों गाइस कि मान लो ये कोई अपना डिटेक्टर था और ये अपनी एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है स्टेशन पे ऐसे, तो जो इसकी डायरेक्शन ऑफ साउंड भी इसी की तरफ होगी और ये खुद भी इसी तरफ जा रही है, तो इसलिए जो है साइन नेगेटिव आएगा। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमने मान रखी थी कि न्यू है, तो ये V1 हो गया। ऐसे ही V2 जो है फ्रीक्वेंसी जो कि दूसरी ट्रेन ने सुनाई दी है, वो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देख प्लस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मान लो कि ट्रेन नंबर 1 है, ये ट्रेन नंबर 2 है, तो ट्रेन नंबर 1 ने यहाँ से जो है साउंड भेजी और ट्रेन नंबर 2 इसकी तरफ इधर आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ जो ट्रेन नंबर 2 है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो है प्लस आया है। और अगर बात करें नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इधर थी और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी इधर थी, सोर्स भी इधर ही जा रहा है और साउंड भी इसी साइड जा रही है, तो इसलिए जो है क्या है यहाँ पे नीचे माइनस आया है। तो यहाँ से जो है और इनटू यहाँ पे न्यू आ जाएगा, यहाँ से हम न्यू 2 बाय न्यू 1 का रेशियो निकाल सकते हैं गाइस। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा वी साउंड प्लस वी डिवाइड बाय वी साउंड। अब हमको चाहिए वी बाय वी साउंड, तो हमने क्या किया वी साउंड से जो है डिवाइड कर दिया, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया हमने, तो ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ से फिर 1 को हम
दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था गाइज, डॉपलर इफेक्ट से आया था। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है कि करंट जो है फ्लो कर रहा है एक सिलेंड्रिकल केबल में जिसकी लेंथ एल है और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो ए है। पावर डिसिपेटेड ड्यू टू करंट जो है P1 है इस केस में। अब जब हमने उस केबल को दो इक्वल हाफ में काट दिया तो ऐसे में जो क्रॉस सेक्शन है वो तो सेम रहेगा क्योंकि लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी दोनों की। तो उस केस में जो आपकी पावर डिसिपेशन हो रहा है वो उसको कहा कि P2 है वो। तो कहा है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो P क्या होता है, पावर जो होता है वो I स्क्वायर R होता है। I तो दोनों केस में कांस्टेंट है तो P डिपेंड कर रहा है यहाँ पे R पे। तो R क्या होता है, रो L बाय A। रेजिस्टेंस जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ए दोनों केस में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि P जो है ना डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है L के ऊपर। आप समझो क्यों, क्योंकि P डिपेंड कर रहा है R पे और R डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है L पे। A पे तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि A कांस्टेंट है। तो पहले केस में P1 था, लेंथ L थी, तो अब क्या हो गया P2, तो लेंथ क्या हो गई इस केस में हाफ हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि P2 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P L के। तो अगर हम L को हाफ करेंगे तो P भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसे भी आप जो इसको अप्रोच कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले में रखोगे तो भी आ जाएगा। ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसको आप 5 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, तुरंत कर सकते हैं। देखो पार्टिकल है जिसका एक पार्टिकल है ए जिस पे चार्ज Q है, दूसरा पार्टिकल B है जिस पे 2Q है। दोनों फिक्स्ड पोजीशन पर रखे हुए हैं और उनके जो है वेक्टर दे रखी, पोजीशन वेक्टर RA और RB। अब कह रहा है कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B FB है और फोर्स ऑन B ड्यू टू A AB है। तो आइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जो अपने फोर्स होते हैं एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाती है वो इक्वल लगाती है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो उसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन का आंसर आया है। एफ ऑफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ ऑफ बी ए होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज आप देख सकते हैं दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल रहेंगे, बस डायरेक्शन उनकी अलग होगी। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस तो मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन आया है, ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। उसने एक फंक्शन दे रखा है फाई, फंक्शन ऑफ टी दे रखा है। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा फ्लक्स के कारण वो मैक्सिमम कब होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया फाई का, तो ये आया फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा और फाई नॉट तो कांस्टेंट है, तो यानी कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो साइन पर फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और अगर साइन फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है 1 पर, तो तभी इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। तो साइन फंक्शन 1 कब होता है, ये होता है पाई बाय 2 पर। अगर बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की, ऐसे जनरल वैल्यू बहुत सारी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के ही ऑप्शन दिए गए। तो ओमेगा टी को हम पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो बहुत इजी सवाल आए 2023 में, ज़्यादा हार्ड नहीं आए। हाँ 2-3 क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आए थे, लेकिन वो भी आप कर सकते थे, आप पढ़ के गए हो तो। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन दे रखी है NE0 और NH नोट। अब कह रहा है अब जब डोपिंग की ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से तो उनकी कंसंट्रेशन हो गई Ne और NH। तो ये कौन सा रिलेशन ट्रू है इनमें से। तो आपको पता है कि इनिशियली जब इंट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स की
और आपके क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, जिसे हम NI बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर भी बोल देते हैं दोनों को। तो ये शुरुआत में रहता है। फिर क्या होता है जब डोपिंग की ट्राईवेलेंट से, तो हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ऐसे में जो है होल्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं पी टाइप में। तो उससे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला दिया मैंने। उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल होल थे जब इंट्रिंसिक में, उससे ज़्यादा होल बन गए। तो क्या हो जाएगा, NH जो हो जाएगा ना, नंबर ऑफ होल जो बाद में बने हैं, वो NI यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कह लीजिए, या फिर NH नोट और NE नोट कुछ कह लिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये आप देख भी सकते हैं, आगे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये इससे ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस केस में कम हो जाएंगे, क्योंकि होल बन गए हैं। तो इसलिए ये रिलेशन जो है वैलिड रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका भी। 9th क्वेश्चन की गाइस अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका काइनेमेटिक्स से। कह रहा है कि एक पार्टिकल है 1D डायमेंशन में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो चाहो तो आप इसको इक्वेशन से भी जा सकते हो, लेकिन इक्वेशन से टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा। आप ग्राफ से करेंगे तुरंत आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया जो देता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बस इस केस में क्या गाइस कि पूरा जो एरिया है वो अब वो एक्स एक्सिस है। अगर बिलो एक्स एक्सिस होता है ना, तो ऐसे केस में फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको माइनस में लेना पड़ेगा नीचे वाला एरिया, तो ये ध्यान रखना। तो पॉइंट ए पे देख सकते हैं वी की वैल्यू क्या है, α/T/3, और ऐसे ही बी पे भी सेम ही है, क्योंकि ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है। हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ को आप जो है अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन प्लॉट करके देख सकते हो इजीली, क्योंकि पहले अगर बात करें 0 से T/3 तक जो है ग्राफ है वो α/T के T है, v=α/T, यानी कि ये कुछ हो गया y=mx जैसा ग्राफ हो गया। इसका मतलब जो आपका वो स्लोप जो है वो m है, जो वो अल्फा है, अल्फा यानी कि कांस्टेंट है, तो सीधा ग्राफ आएगा। और ऐसे ही जब b के बाद जो ग्राफ है वो भी सीधा स्ट्रेट लाइन में ही डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि स्लोप इस बार भी अल्फा ही है। बाकी अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, आप ट्रेंगल और एक जो है रेक्टेंगल लेके भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा गाइज, ये पूरी साइड है, ये तो टी है आपकी, और ए बी जो आपकी है वो है 2t - T3। तो ये पूरा लिख दिया। और आपकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, v की वैल्यू क्या है ए पे, तो v की वैल्यू क्या है, ए पे ले लो या बी पे कहीं भी ले लो, दोनों जगह सेम ही है, तो वो है α/T/3। तो मैंने पुट कर दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया ए। तो आप इतने ये ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली ग्राफ से भी कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन गाइस दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसमें क्या है कि टाइम पीरियड दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वहाँ उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो दिया गया है, और हमसे पूछ रखा है कि अगर वो टाइम पीरियड एप्सिलॉन नॉट और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे कि एक टाइम पीरियड हमारा देखो होता था 2πm/k, जहाँ पर क्या होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, और k को क्या लिख सकते हैं हम f/x, क्योंकि f=kx होता था। और अगर बात करें यहाँ पर हमको एप्सिलॉन नॉट लेके आना है, वो नहीं है, वो कैसे आ सकता है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो होता है q²/4ε0 L3। तो यहाँ से आप जो है माइंड में क्लिक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो f/x लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा q/4ε0, और Lx आता गाइज यहाँ पे, लेकिन मैंने L³ लिख दिया। क्यों, क्योंकि x लो कह लो या L कह लो, लेंथ अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो दोनों केस में सेम है। तो k का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो ये भी टाइम पीरियड ही है, जो आपका ये इधर लेफ्ट साइड राइट साइड दे रखा है, और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में गिवन है वो वाला टाइम पीरियड है। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला वाइज।
तो जैसे ही मैंने दोनों को इक्वेट किया डायमेंशन फार्मूला वाइज, तो आप देख सकते हैं इक्वेट करने पे बनेगा ये वाला चीज़ आपकी। तो यहाँ से क्या होगा, m की पावर हाफ m की पावर हाफ कट जाएगा, a t की पावर -1 ये दोनों चीज़ कट जाएंगी, तो अल्फा बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट हाफ और l की पावर 3/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप बहुत ईजीली कर सकते थे, कोई जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये भी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस जो है आपका वो निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज से गाइस ये क्वेश्चन आया है। इसमें देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आर रेजिस्टेंस है, नीचे भी आर है, यहाँ भी आर है। तो जो इनका रेशियो अगर वो सेम होता है तो ऐसे केस में जो अपने बीच वाले रेजिस्टेंस है उनको हटा देते हैं हम। क्यों? क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, जीरो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम होने के कारण। तो फिर इसमें करंट नहीं जाता। हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल के बीच। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बीच से हम इसको हटा देंगे तो ये ऐसे 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और जब इनका इक्विवेलेंट हम बनाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं 4R 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 पैरेलल में आ जाएंगे। और जब पैरेलल में 4R आते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं वो इक्वल हैं तो वो रेजिस्टेंस उनका क्या है और डिवाइड बाय वो कितने हैं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फॉर्मूला से भी। अदरवाइज आप जो मेन फार्मूला होता है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4R/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ साइड है। इसमें क्या कह रहा है कि टू स्फेरिकल बॉडी है ए बी, मास सेम है, रेडियस सेम है, यानी दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों के सेंटर 4R डिस्टेंस दूर है और एक ऑब्जेक्ट है सी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, हमने थ्रो किया है ए से बी की तरफ, ए के सरफेस से बी की तरफ थ्रो किया है और उसकी वेलोसिटी है ना वो है v0। और जो v0 है ना वो कितना है, वो है 2 टाइम v मिनिमम। जहाँ पर v मिनिमम कौन सी वेलोसिटी है, v मिनिमम वो वेलोसिटी है कि हम v को फेंकें c पॉइंट से सच दैट, नहीं ऑब्जेक्ट को फेंकें v पॉइंट से सच दैट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट बी के सरफेस पे पहुंच जाए, तो वो है वी मिनिमम। यानी मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंके कि ऑब्जेक्ट बी तक पहुंच जाए, तो वो वी मिनिमम है। लेकिन हमने फेंका किससे है, उसकी 2 गुना वेलोसिटी से फेंका है। तो फिर कह रहा है कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, कि जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जाएगा सेंटर ऑफ ए से, तो उस टाइम वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है भाई, पहले कम होती जाएगी फिर बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ जो भी जैसे भी कर रही है वो सोल्व करके दिखाना हमको। तो आप एक चीज़ देखो कि इसके बीच डिस्टेंस था ना वो था 4R दोनों के सेंटर के बीच, तो हमें v मिनिमम निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, टोटल एनर्जी जो होगी ना वो पूरे उस मोशन में कंजर्व रहेगी। क्यों? हम इन पूरे को एक सिस्टम मान रहे हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये दोनों ही आपस में फोर्स लगा रहे हैं और जो आपका छोटा ऑब्जेक्ट है वो इनके बीच है, तो हम पूरे की एनर्जी को कंजर्व रख सकते हैं। तो और वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m, और किसी भी x पे हमारी वेलोसिटी vx मान ली तो हाफ m vx², और किसी भी x पर a से किसी भी x पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, Gm/r। पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/r। तो किसी भी डिस्टेंस x पे जो होगी a के सेंटर से होगी Gmm/x, और ये तो होगी a के कारण। b के कारण क्या होगी, Gmm/4r-x। 4r-x क्यों लिखा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था वो 4r था दोनों के से, तो एक से अगर x डिस्टेंस चली है तो दूसरे से कितनी दूर होगी, वो 4r-x डिस्टेंस जो है दूर रही होगी। तो ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए टोटल एनर्जी कितनी है। अगर ये हमें मिल गई तो हम यहाँ से vx की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेट करके। तो ये कैसे आएगी गाइज, तो इसके लिए हमको जो है थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे किया, हमने v मिनिमम निकाला। कैसे, आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसे स्फीयर हैं, तो दोनों जब हम सेंटर में अगर लेके जाएं उसको 2r डिस्टेंस पे,
तो तब दोनों का फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल उनकी जो है शेप भी एक जैसी है और मास भी एक जैसा है। तो 2r से जस्ट अगर हम बी की साइड थोड़ा सा भी अगर उसको पहुंचा दें, बी की साइड जो हमारा ऑब्जेक्ट है सी पॉइंट से 2r डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा पहुंचा दें हम, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बी के साइड वो थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, तो बी ज़्यादा फोर्स से उसको खींचेगा, और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो क्या होगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा उसको, वो बी तक पहुंच जाएगा। तो हमारा काम है कि हम जस्ट जो है ना 2r डिस्टेंस जो है ना यहाँ तक पहुँचा दें उस ऑब्जेक्ट को। आप ध्यान से समझिए इसको, 2r डिस्टेंस तक पहुँचाना, क्योंकि इसके बाद तो जो बी आपका स्फीयर है वो अपने आप जो है उसको पकड़ के खींच लेगा अपनी साइड। तो 2r डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, जस्ट हमको पहुँचाना है, तो हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए 2r पे वो जीरो कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें जस्ट पहुंचाना है, उसके बाद से हमें मतलब नहीं है, वहाँ तक पहुंचाना है। तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए फाइनल वेलोसिटी हम जीरो मानेंगे। तो देख सकते हैं यू डी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट डी क्या होगी, वो होगी -gmm/2r -gmm/2r, दोनों के कारण होगी। तो दोनों से डिस्टेंस 2r है सेंटर से, तो टोटल हो जाएगी -gmm/r। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, क्योंकि ये ए के सरफेस थी तो ए से तो आर, ए के सेंटर से तो आर डिस्टेंस पे है और बी के सेंटर से 3r पे है, तो ये हो जाएगी यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम कैसे, हाफ इंटू एम, इनिशियल क्या होगी हाफ इंटू एम इंटू वी मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल जो हम चाह रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी उससे उसको फेंकें ताकि वो जो है सेंटर तक पहुंच जाए, बाद में वो खींच ले, तो वी मिनिमम निकालना है हमको। तो हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे डाल दी, अभी निकाली थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जस्ट पहुँचाना है, तो वेलोसिटी को जीरो लेंगे फाइनल। और फाइनल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो यू डी के बराबर ही है, क्योंकि जो 2r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वही हमें इस केस में यू फाइनल लेनी है। तो यहाँ से जो है ना वी मिनिमम हमारा उठ के आ जाएगा। अब वी मिनिमम आ गया तो हम वी नोट भी यहाँ से हमारा एक प्रकार से आ गया, क्यों, क्योंकि वी मिनिमम के 2 टाइम्स थी वी नोट, तो हमने रखा, तो वी नोट जो आ गया वो √8gm/3r। अब ये आ गया ना, तो हम यहाँ से जो है टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि वी नोट हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और हमें तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनिशियली क्या थी, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम इनिशियली, तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। और वो जो आएगी उसको हम रख देंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी में, तो हमारा जो है यहाँ से Vx निकल आएगा जो कि हमें निकालना था। तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले हमने रखा, देखो हाफ एम वी नोट और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ये जो है ना अगर दोनों को जब रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा। कैसे रखा, यहाँ पे तो हाफ एम वी नोट की जगह वैल्यू डाल दी, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी, अभी तो हमने देखा था कि एक से तो के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, एक के से 3r डिस्टेंस दूर है, तो पहले केस में हो जाएगी -gmm/r, दूसरे केस में -gmm/3r, और इनको जब ऐड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी -gmm/3r, और ऊपर 4 का फैक्टर और आ जाएगा, जब ऐड करोगे तो आप कर लेना। तो ये जो आपकी टोटल आएगी ना ये जीरो आ जाएगी। तो जब इसको इक्वेट करोगे टोटल एनर्जी जो अपनी इक्वेशन थी उसमें जीरो रख के, तो यहाँ से Vx की वैल्यू आप इक्वेट करके और लास्ट में ऑप्शन ए तक पहुँच सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन था, होप आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज, 12th क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन गाइज। कह रहा है कि जब न्यूक्लियस पर चार्ज था +e, तो तब जो रेडियस थी वो r थी, बोर रेडियस। अब उस पर 2e चार्ज हो गया है, तो तब क्या होगी रेडियस, बाकी सारी चीज़ें सेम रही हैं। तो r जो होता है ना वो z पे कैसे डिपेंड करता है, हमने देखा है। अगर बात करें बोर रेडियस की तो होती थी r = n²z/a0, जहाँ पर n जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कौन से सेल में वो, और z जो है वो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना ये कह लो, प्रोटॉन कितने वो कह लो, या फिर आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो। तो पहले केस में 1 पॉजिटिव 1 चार्ज था तो हमने 1 ले लिया z की जगह, तो हमारा r जो है वो n² हमने ले लिया। दूसरे केस में r न्यू क्या हो जाएगा, n²a0/z की जगह हम 2 रख देंगे, तो ये जो r था उसको डिवाइड बाय 2 r/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तुरंत कर सकते थे आप। 14th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं 0.0030 ना 230 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने। तो गाइज जब भी अगर ऐसा होता है कि 0 फिर पॉइंट है और फिर 0 0 और कुछ नंबर है, तो ऐसे केस में जो पॉइंट के बाद वाले 0 है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किए जाएंगे जब तक कि कोई नॉन जीरो बीच में ना आ जाए। जैसे अब ये नॉन जीरो आ गया 2 3, तो बाद वाला 0 तो काउंट किया जाएगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इससे पहले वाले नहीं किए जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो होता है ना, 1 की इस 0 की जगह शुरुआत में जो 0 पॉइंट से पहले, जैसे 1.0023 होता, तो इस केस में फिर आप काउंट कर लेते। इस केस में 1 भी सिग्निफिकेंट होता, ये 0 ये सारी 0 सिग्निफिकेंट होती। तो ये ध्यान रखना, आप थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं उसको पढ़ के जाना अच्छे से। तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, देखते ही आप जो क्वेश्चन को तुरंत कर सकते थे। 15 का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी सा है, तो ये ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आपका एक कार्नोट हीट इंजन है जो कि हीट रिजर्वायर टेम्परेचर जिसका दे रखा है 600 केल्विन, और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो दे रखा है वो दे रखा है 300 केल्विन, इनके बीच वर्क कर रहा है। और इन वन साइकिल क्या कर रहा है, 1000 किलो जूल एनर्जी जो है आपकी हीट एनर्जी वो एक्सट्रैक्ट की इसने हीट रिजर्वायर से, और क्या किया, वर्क किया, और उस वर्क से फिर क्या होगा, इनपुट दे दिया आपके रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को, जो कि ऑपरेट कर रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर 300 ही है और 200 केल्विन जो आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर उसके बीच। तो कह रहा है कि द रेफ्रिजरेटर कंप्लीट 1 साइकिल एंड रिलीज हीट इनटू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो कितनी एनर्जी जो है ना 1 साइकिल में रिलीज करेगा टोटल एनर्जी, तो वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी 1 साइकिल में। तो एक चीज़ देखिए, ये आपका हीट रिजर्वोयर था T1 600 केल्विन पर, ये हीट रिजर्वोयर के पास काफ़ी सारी हीट है। ये क्या करेगा, यहाँ से कार्नोट इंजन जो है जो कि 300 केल्विन इसके बीच चल रहा है, वो क्या करेगा कि यहाँ से हीट उठाएगा हीट रिजर्वोयर से, और क्या करेगा, उसने Q1 हीट उठाई और काम करेगा। वो जो काम करेगा, क्यों करेगा काम, क्योंकि उसको जो रेफ्रिजरेटर है ना उसके लिए काम करके देना है। उसने कुछ हीट उठाई, उस हीट का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे यूज़ हो गया, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड कर रहा है कार्नोट इंजन की क्या एफिशिएंसी है। अगर उसकी 100% एफिशिएंसी है, यानी कि वो सारी की सारी हीट एनर्जी को यूज़ कर लेगा। बट जो अपना प्रैक्टिकल केस में, अगर हम जैसे रियल केस में देखें ना, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्नोट इंजन 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, हीट रिजर्वोयर से हीट लेगा, कुछ हीट का वो यूज़ करेगा जितनी उसकी एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग, और बाकी की रिलीज कर देगा। तो जो वर्क डन होगा वही रेफ्रिजरेटर उसी वर्क डन का यूज़ करके जो हीट है, हीट अपनी जो है वो है 200 केल्विन पे, तो 200 केल्विन पे जो हीट है ना उसको 300 केल्विन पे फेंकेगा। ऐसा ही तो करता है रेफ्रिजरेटर, क्या होता है, किसी भी चीज़ को कम टेम्परेचर से हीट को ज़्यादा टेम्परेचर पर लेके जाता है, तो इसलिए उसको वर्क करना पड़ेगा। तो यही है कि Q1 उसने दे दिया 1000 जूल। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था 1 - T2/T1, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 0.5, यानी कि 50% है। तो वर्क डन कितना किया होगा, अब देखो 1000 जूल है उसने ली है, अब उसका एफिशिएंसी 50% है, तो उसने केवल 500 जूल का ही वर्क डन किया होगा। 500 जूल उसने बाहर फेंक दी होगी सराउंडिंग में, तो 500 जूल तो अपनी यहाँ से आ जाएगी। अब आगे क्या है कि रिमेनिंग जो एनर्जी है ना उसका 500 जूल हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क ओनली, और रिमेनिंग उसने जो है बाहर फेंक दी होगी। अब देखो क्या होता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका भी एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, वो जितना होगा उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे और उसका फॉर्मूला होता है कि जिस टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है ना, जैसे 300 से 200 के बीच कर रहा है, 200 से 300 अपनी हीट लेके जा रहा है, तो कम वाला टेम्परेचर जो होता है ऊपर और डिवाइड बाय ज़्यादा वाला माइनस कम वाला, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आपका आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस,
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का 2 आने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ अगर मान ले 1 किलो जूल वर्क कर रहा है ना वो, तो वो 2 किलो जूल हीट को जो है ना बाहर फेंक देगा। 2 किलो जूल को, ये 2 है ना, तो इसका ये मतलब है कि अगर उसने 1 किलो जूल वर्क के लिए एनर्जी ली थी, हीट जो आपका कार्नोट इंजन था, तो क्या करेगा रेफ्रिजरेटर 2 जूल बाहर निकाल देगा हीट को। तो लेकिन उसने कितनी दी थी, क्योंकि 500 ही वर्क डन किया तो 500 ही एनर्जी दी रेफ्रिजरेटर को। तो ऐसे केस में जो है क्या किया, जो बाहर हीट निकली ना वो 1000 किलो जूल बाहर हीट निकालेगा रेफ्रिजरेटर आपका। और क्या होगा, प्लस में 500 जो आपका वर्क डन है ना वो भी एज ए हीट बाहर निकलेगा, क्योंकि वो भी तो यूज हो रहा है काम करने के लिए, वर्क डन के लिए वो भी एनर्जी तो यूज हो रही है। तो टोटल एनर्जी जो रेफ्रिजरेटर यहाँ पर बना के देगा ना वो देगा 1500 किलो जूल। आप ध्यान से समझें इसको कैसे बताया है ये, कि अपने पास टोटल इनिशियली 1000 किलो जूल एनर्जी थी, उसमें से 500 तो एज ए वर्क डन यूज़ हो गई, 500 बाहर फेंक दी। अब ये 500 जो यूज़ हुई है ना वर्क डन के लिए, इसमें क्या हुआ कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो 2 है, यानी कि वो 1000 किलो जूल इसका यूज़ करके बाहर निकाल देगा। तो 1000 किलो जूल तो बाहर निकाल देगा, और साथ में इसका यूज़ भी हो रहा है तो ये भी बाहर निकल रही होगी। तो ये टोटल जो हो जाएगी ना, ये जो हो जाएगी 1500 किलो जूल, यानी कि 1500 किलो जूल अपनी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी। तो टोटल कितनी निकल गई, 500 तो जो है पहले ही निकल चुकी थी, और आप नीचे देख सकते हैं 500 पहले ही निकल चुकी थी और 1500 अब निकल गई। तो टोटल जो आपकी हो गई ना वो 2000 किलो जूल जो है निकल गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। होप गाइज आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने जितना जल्दी हो समझाने की कोशिश की आप सभी को। बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, कहीं दिक्कत है तो वो बताना, टीचिंग स्टाइल में कोई चेंज करना हो, कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हो आप। पीडीएफ जो ये गाइज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे ही जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम का भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, अगले जो आपके PYQs हैं उनसे रिलेटेड भी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।